हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं वर्षा शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। हमने इससे पहले वाले वीडियो में वर्णों के भेद के बारे में जाना था। उसमें हमने स्वर के बारे में जाना था कि स्वर के कितने भेद होते हैं और अयोगवार, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक, इन सभी के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। मतलब स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन जैसे क, च, ट, त, प, ये सभी व्यंजन हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण से हवा अवरुद्ध होकर रुक कर मुख से बाहर निकलती है। मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा अवरुद्ध होकर निकलती है, रुक रुक कर निकलती है। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, स्पर्श के आधार पर और श्वास की मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि स्पर्श व्यंजन मतलब ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रही है, छू रही है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से मैं तक ये 25 वर्ण हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन के रूप से जानते हैं। ड और ढ स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। जैसे क वर्ग है, इसमें 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो इसका नाम क्या रखा गया है? क वर्ग रखा गया है। च वर्ग च, छ, ज, झ, इ, तो इसका नाम क्या रखा गया है? च वर्ग रखा गया। तो इस प्रकार से क से लेकर मैं तक 5 वर्ग हैं। इन पांचों ही वर्गों में 5-5 वर्ण हैं जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है। फिर है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण हवा में रगड़ खाने के कारण होता है। मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा में रगड़ होती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं, श, श, स है। यहाँ पर जो श, श, स और है, इनका जो 3 श है यहाँ पर, लेकिन इन तीनों का ही जब हम उच्चारण करते हैं तो इन तीनों का ही उच्चारण अलग अलग स्थान से किया जाता है और उन्हीं स्थानों के आधार पर इन्हें दंत्य श, तालव्य श और मूर्धन्य श भी कहते हैं। फिर है श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम जानेंगे कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होकर निकलती है और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होकर निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पहला जैसे क, च, त, ट,
प, ये अल्प प्राण है। फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तो ग, ज, द, ड, ब, ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। पांचवा वर्ण अंग, इय, न, म, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर है महाप्राण, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, हमें अधिक कोशिश करनी पड़ती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण श, श, स और है तथा विसर्ग, ये महाप्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे क वर्ग है, क वर्ग का दूसरा व्यंजन क्या है? ख, और चौथा व्यंजन क्या है? घ, तो ये किस में आएंगे? महाप्राण व्यंजन में आएंगे। फिर च वर्ग है, च वर्ग में छ, च, छ, ज, झ, इय, तो यहाँ पर जो छ है और जो झ है ये किस में आएंगे? ये महाप्राण व्यंजन में आएंगे। फिर है परस्पर मेल के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन। अब हम जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वरों से रहित व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। अब यहाँ पर जो क्ष है वो क, श और ए से मिलकर बनता है। यहाँ पर जो क है इसमें स्वर नहीं है, श है इसमें भी स्वर नहीं है। क, श और ए, इनसे क्या बनेगा? क्ष बनेगा। फिर है संयुक्त व्यंजन त्र, त, र और ए, इसमें त में भी स्वर नहीं है और र में भी स्वर नहीं है। कौन सा व्यंजन बनेगा? संयुक्त व्यंजन बनेगा त्र। फिर है ज्ञ, इसमें ज और इय और इसके साथ में ए स्वर जुड़ने से क्या बनेगा? ज्ञ बनेगा। फिर है श्रय, इसमें श, र और ए, इससे बनेगा श्रय। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं क्ष के, जैसे कक्षा, कक्ष, विपक्ष, दक्ष, ये संयुक्त व्यंजन क्ष के उदाहरण हैं। त्र, पत्र, चित्र, परिपत्र, त्रिशूल, त्रिनेत्र, ये त्र के उदाहरण हैं। फिर है ज्ञ, मीन्स विज्ञान, ज्ञानी, अज्ञान, ये ज्ञ के उदाहरण हैं। श्रय मीन्स श्रम, परिश्रम, ये श्रय के उदाहरण हैं। फिर है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क, यहाँ पर क स्वर रहित है, क और क, इनसे क्या बनेगा? मक्का, चक्का। यहाँ पर एक क आधा है, मतलब उसमें स्वर नहीं है, और दूसरा जो क है वो साथ में आ रहा है और उसमें कौन सा स्वर आया हुआ है? आ स्वर आया हुआ है। तो जैसे मक्का, चक्का। फिर है च, यहाँ पर एक आधा च है और एक दूसरा पूरा च है। आधा च मतलब उसमें स्वर नहीं है और पूरा च मतलब उसमें स्वर जुड़ा हुआ है। जैसे कच्चा, बच्चा, ये किस में आएंगे? तो ये द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। फिर है वर्ण विच्छेद, कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। मतलब कोई शब्द है, अगर उस शब्द में से हमको व्यंजन को अलग करना है और हमें स्वर को अलग करना है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। जैसे आराम, यहाँ पर एक शब्द है उदाहरण के लिए आराम, इसमें आ स्वर है, उसके बाद जो रा आया है उसमें र और र में कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ स्वर जुड़ा हुआ है। तो आ जमा र, जमा आ जमा म, जमा ए, मतलब इसमें से हमने व्यंजन में से क्या किया? स्वर को अलग किया है। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद। फिर है जैसे रक्षा, इसमें र जमा ए जमा क जमा श जमा आ, यहाँ पर र में ए स्वर जुड़ा हुआ है, क स्वर रहित है, श इसमें आ स्वर जुड़ा हुआ, तो क्या शब्द बना? रक्षा। फिर है पर्वत, यहाँ पर प जमा ए जमा र जमा व जमा ए
जमा त जमा ए। यहाँ पर हमने इसमें व्यंजन और स्वर को अलग अलग किया, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब है वर्ण शब्द जिन अक्षरों से बना हुआ है उन सभी वर्णों को मिलाकर एक शब्द के रूप में लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। मतलब जैसे असर है, अब जैसे मैंने इसको ए जमा से जमा ए जमा रे जमा ए किया, तो ये जिस हमने इनको अलग अलग किया हुआ है, इसको अगर हम वापस एक शब्द के रूप में लिखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? वर्ण संयोजन। जैसे व जमा ई जमा रे जमा ए, क्या बनेगा? वीर। यहाँ हमने जो स्वर है और व्यंजन है उन सबको जोड़कर वापस शब्द बनाया, तो क्या शब्द बना? वीर शब्द बना। इसी प्रकार से करेला, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके वर्ण संयोजन। मतलब शब्द जिन अक्षरों से बना है उन सभी को वापस एक शब्द के रूप में लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। फिर है उच्चारण। तो हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है, क्योंकि जैसा हम उच्चारण करेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। तो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, तो शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण का होना अति आवश्यक है। अब है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसे कहेंगे? तो वर्णों को बोलने में मुंह के जिन भागों की सहायता ली जाती है वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? कंठ तालव्य, मूर्धन मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिकीय। कंठ और तालव्य से कंठ तालव्य, कंठ और ओष्ठ्य से कंठोष्ठ्य, दंत्य और ओष्ठ्य से दंतोष्ठ्य। ये है उच्चारण स्थान। अगर हम अपने मुंह का देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है? हमारा गला। गले के ऊपर क्या आता है? तो तालु आता है। तालु के बाद में क्या आता है? मूर्धा आता है। मूर्धा के बाद में क्या आता है? हमारे दांत आते हैं, और दांत के बाद में क्या आता है? होठ आता है, और उसी के बाद में हमारी ध्वनि निकलती है। तो अगर हम मुंह के बनावट को देखते हैं तो उससे हमें इसके उच्चारण स्थान के बारे में पता चलता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अगर हम वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला है कंठ्य, मतलब गले। हम गले से किस किस का उच्चारण करते हैं? कंठ्य से हम किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? तो क, ख, ग, घ, अंग, ए, आ, है और अह। इन वर्णों का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ और जीभ के नीचे का भाग। फिर है तालव्य। च, छ, ज, झ, इय, ई, दीर्घ ई, य और श। इनका उच्चारण स्थान है तालु और जीभ। फिर है मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, ण, री, र और श। इनका स्थान है मूर्धा और जीभ। फिर है दंत्य। इसके अंतर्गत त, थ, द, ध, न, ल, स और ज। इनका उच्चारण स्थान है दांत और जीभ। फिर है ओष्ठ्य। प, फ, ब, भ, म, उ। इनका उच्चारण दोनों होठ से किया जाता है। फिर है नासिकीय व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उसे हम नासिकीय व्यंजन कहते हैं। तो अंग, इय, ण, न, म। इन व्यंजनों का उच्चारण नाक से किया जाता है। फिर है कंठ तालव्य, मतलब जिनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का ही प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो ए और आई, इन दोनों ही वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, तालु और जीभ है। फिर है कंठ ओष्ठ्य। ओ, औ। इनका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होठ। फिर है दंत ओष्ठ, मतलब व और फ। इन दोनों का ही उच्चारण हम दंत और ओष्ठ से करते हैं। यहाँ पर ये मुंह के किन भागों से हम किन वर्ण का उच्चारण करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो नासिकीय व्यंजन मतलब नाक से हम किन का उच्चारण करते हैं? तो अंग, इय, ण, न, म।
इनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, इन्हें नासिके व्यंजन भी कहते हैं। दंत्य से हम तय वर्ग का उपयोग करते हैं। मूर्धन्य से री और टय वर्ग इनका उच्चारण करते हैं। दंतोष्ट से व और फ का उच्चारण करते हैं। ओष्ठ से हम उ और उ पै वर्ग का उच्चारण करते हैं। कंठोष्ठ से हम ओ और औ का उच्चारण करते हैं। कंठ से हम ए आ एह और कै वर्ग का उच्चारण करते हैं। और कंठ तालव्य से हम ए और आई का उच्चारण करते हैं। और तालव्य से हम ई च वर्ग और य और श का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ हम छोटी छोटी सी अशुद्धियाँ हम करते हैं। इसमें पहली है ए और आ संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे आगामी। तो ये जो आगामी शब्द है ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होता है आगामी। यहाँ पर ए के स्थान पर आ का प्रयोग करना है, तो सही शब्द होगा आगामी। जैसे अत्याधिक, यहाँ पर अत्याधिक शब्द अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो वो गलत है, शब्द है अत्यधिक। फिर है सही शब्द होगा अतिथि। फिर है उ और उ संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ पर अशुद्ध शब्द है मूल्य, जबकि मूल्य नहीं होता, मूल्य। यहाँ पर मैं में बड़े ओ की मात्रा आएगी। पशु, यहाँ पर पशु हम पशु नहीं बोलेंगे, पशु। यहाँ पे जो श है इसमें छोटे ओ की मात्रा आती है। फिर है र और री संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे वृक्ष। वृक्ष अशुद्ध शब्द है, और अगर हम वृक्ष उच्चारण कर रहे हैं तो वो भी अशुद्ध है। यहाँ पर वृक्ष जो है सही शब्द है, हम इसका उच्चारण वृक्ष के रूप में करेंगे। फिर है पृथ्वी, गलत है, हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे? पृथ्वी। यहाँ पर पृथ्वी जो शब्द है वो सही है, क्योंकि जो र है वो री के रूप में बोला जाएगा। फिर है ए और आई संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ पर सदैव, तो यहाँ पर सदैव द में ए की मात्रा नहीं है, द में आई की मात्रा है, जो कि हम बोलेंगे सदैव। फिर है ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक नहीं बोलेंगे, हमें बोलना है ऐतिहासिक। तो ए में आई का है, मात्रा कौन सी है? आई की मात्रा है, तो यहाँ पर हमको ए में आई की मात्रा लगानी होगी और हमें उच्चारण करना होगा ऐतिहासिक। फिर है ओ और औ संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ पर त्योहार, ये में औ की मात्रा आएगी, जो कि गलत है। त्योहार, यहाँ पे ओ की मात्रा आएगी। फिर है लौकिक, तो यहाँ पर लौकिक जो शब्द है वो गलत है। लौकिक, यहाँ पर जो लो है उसमें औ की मात्रा आएगी। फिर है नासिक के व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। वीणा, वीणा गलत है, इसका शुद्ध रूप होता है वीणा। फिर है रामायण, यहाँ पर न के स्थान पर हमें ण का प्रयोग करना है, तो शुद्ध रूप होगा रामायण। फिर है ढ और ढ संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे लड़ाई, ये अशुद्ध रूप है। लड़ाई के स्थान पर हमें क्या करना है? लड़ाई। र के स्थान पर ड़ का प्रयोग करना है। पढ़ाई, गलत है, ये पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई होता है। ड़ के स्थान पर हमको ढ का प्रयोग करना है, तो सही उच्चारण होगा पढ़ाई। फिर है श संबंधी अशुद्धियाँ, जो मूर्धन्य श है, जो तालव्य श है और जो दंत्य श है, इसके उच्चारण में भी हम अशुद्धियाँ करते हैं। प्रसाद, श नहीं आएगा, यहाँ पर सही होगा प्रसाद। फिर है विश्वास, ये गलत है, यहाँ पर विश्वास सही उच्चारण होगा। कुछ अन्य अशुद्धियाँ भी हम करते हैं, जैसे लक्ष्मण, यहाँ पर छ के स्थान पर हमें क्या करना है? क्षय करना है, तो उच्चारण होगा लक्ष्मण। विदेश, तो यहाँ पर जो विदेश शब्द है इसके स्थान पर हमें बी के स्थान पर वी लिखना है, तो क्या होगा? विदेश। अगर हम व के स्थान पर बी उच्चारण करेंगे तो हमारा जो हमने शब्द लिखा है वो गलत हो जाएगा। सही शब्द क्या है? विदेश। फिर है रचयिता, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही हम लिख रहे हैं, जबकि रचयिता अशुद्ध उच्चारण है, इसके स्थान पर शुद्ध उच्चारण क्या होगा? रचयिता। जो य में ई की मात्रा आएगी, जो ई की मात्रा है वो च में नहीं आएगी, ई की मात्रा य में आएगी, तो शब्द क्या होगा? रचयिता। फिर है लक्ष्मी, यहाँ पर छ के स्थान पर हमें क्ष का प्रयोग करना है, तो शब्द क्या बनेगा? लक्ष्मी। अगर हम लक्ष्मी उच्चारण करते हैं तो लक्ष्मी उच्चारण गलत है, शुद्ध उच्चारण क्या होगा? लक्ष्मी। फिर है वस्तु, यहाँ पर व के स्थान पर हमें व का उच्चारण करना है, तो सही शब्द होगा वस्तु। तो इस वीडियो में हमने व्यंजन के बारे में जाना
और व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ से है, हमारे मुख के कौन कौन से भाग से उन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, इसके बारे में हमने जाना। और किस प्रकार से हम उच्चारण की अशुद्धियाँ करते हैं, उन सभी के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।